जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर ना लिया जाए टोल टैक्स, विधायक गौरीशंकर बिसेन ने लोक निर्माण मंत्री को लिखा पत्र। पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई, बिना सूचना लंबे समय से स्कूल से गायब 6 शिक्षकों को किया पद से पृथक। लालवर्रा क्षेत्र के धरपीवाड़ा और बेलगांव में नहर में डूबने से 2 लोगों की हुई मौत, 18 घंटे बाद मिला मृतक का शव। जिले से फिर रूठे मानसून के बादल, किसानों की बड़ी चिंता, सूखने की कगार पर पहुंची गोंगलई के 150 एकड़ में लगी धान की फसल। जिले के भीतर धीमी पड़ी कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार, 40% लोगों को नहीं लगा कोरोना का पहला डोज। बालाघाट टाइगर सिटी में आपका स्वागत है। कान्हा नेशनल पार्क जाने के लिए यहां उतरें। यह अनाउंसमेंट बालाघाट रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने लगा है। आपको बताएं कि रेलवे सलाहकार समिति के द्वारा कुछ दिन पूर्व वर्चुअल मीटिंग में नागपुर रेलवे जोन के डीआरएम के समक्ष 2 मांगे रखी गई थी, जिसमें एक अंडरब्रिज बनवाए जाने की मांग और दूसरी बालाघाट टाइगर सिटी में आपका स्वागत है का अनाउंसमेंट बालाघाट रेलवे स्टेशन के द्वारा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई थी, जिसमें से एक मांग को रेलवे विभाग द्वारा मान लिया गया है और रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट शुरू कर दिया गया है। इससे रेलवे सलाहकार समिति के पदाधिकारी में हर्ष व्याप्त है। बाघों के शहर बालाघाट में आपका स्वागत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए यहाँ उतरिए। नमस्कार, वेलकम टू टाइगर सिटी बालाघाट। गेट डाउन हियर टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क। पूरा जो नागपुर जोन है ना, उसकी बैठक हुई थी, तो मैंने एक अंडरग्राउंड ब्रिज के लिए बोला था और एक ये अनाउंसमेंट के लिए। तो क्या हुआ कि अंडरग्राउंड ब्रिज तो इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि वो स्वीकृत है अपना ओवर ब्रिज जो है ना, यहाँ का स्वीकृत है सरेखा वाला। तो बोले वो तो अब अंडरग्राउंड बनाने का कोई तो कहीं नहीं है। और ये मैंने कहा था कि क्योंकि यहाँ पर कान्हा हमारे नजदीक में है, सबसे नजदीक में कान्हा के लिए बालाघाट पड़ता है, तो हमारा जो टाइगर सिटी है, हमारा बाघों का शहर है, जैसे गोंदिया में अनाउंस होता है कि चावल का शहर, चावल सिटी, राइस सिटी, है कि नहीं। तो हमने बोला भाई यहाँ से भी अपन उसका अनाउंसमेंट हो जाए। पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आने लगी है। ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई का साधन नहीं है और फसल बरसात पर ही निर्भर रहती है, उन क्षेत्रों में पानी के अभाव के कारण फसल सूखने लगी है और खेतों में दरारें पड़ने लगी है, जिससे किसान काफ़ी अधिक चिंतित हैं और उन्हें फसल बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। नगर से सटे ग्राम पंचायत गोंगलई में बारिश न होने के कारण करीब 150 एकड़ में लगी धान की फसल सूखने लगी है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। गोंगलई गांव में काफ़ी क्षेत्र ऐसा है जो काफ़ी ऊंचाई पर है और जहां नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है और वहीं नहर के पानी पर ही किसानों की फसल निर्भर करती है, लेकिन नहर का पानी ना पहुंचने से किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों में सिंचाई विभाग के प्रति आक्रोश पनप रहा है। हाँ, जैसे सर अभी बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं होने की कंडीशन में और जो लगातार बारिश हो रही थी, उस कंडीशन में भी नुकसान आ रहा था। उस समय गंगई प्रकार का एक रोग बढ़ रहा था और अब जो है पानी से सूख रही फसल और खाद वाद डल चुका है। खाद डलने की वजह से एकदम जमीन हो जाती गर्म, फसल एकदम से वो करती है, तो उसका साइड इफेक्ट अभी हो रहा है। फसल बिल्कुल पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी, नहीं हो पाएगी।
खेत में तो बड़ी बड़ी फूट फूट गई है, पानी उनी भी नहीं आ रहा है, एक भी पूरे पांचों बंदी सूख गई है पूरी पांच। ये नहर का साधन है मगर पानी नहीं आ पाया। पिछले साल तो पूरी बाढ़ आ गया तो डूब गया, तो उसका भी पैसे नहीं मिला, अपने को तो मिलने वाला था। बोले पटवारी ने लिख ला के ले गया, अभी तक वो भी पैसे नहीं मिला है। अभी धान लगा तो कम से कम 30-35 हजार का खर्चा आ गया लगाने में। हाँ, और पूरा डूब गया। अभी तो फसल तो जैसे कि वैसे जैसा लगा वैसे सूख गया है पूरा। हाँ हाँ, और खाद भी डाल दिया तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी बारिश न होने के कारण 75,000 के करीब का नुकसान है। गोंगलई गांव में काफी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता है। पिछले कुछ दिनों से सूखे की स्थिति होने के कारण किसानों की फसल सूखने लगी है, जिसके कारण किसान काफी परेशान हैं। जहाँ नहर का पानी आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिस जगह पानी नदी हमारे यहाँ नीचे है, खेती कुछ ऊपर है, वहाँ पर ना तो नदी नहर का पानी जा पा रहा है, ना कहीं ऊपर का आ रहा है, तो वो भी बहुत हालत खराब हुई। आधी फसल मार खा गई है, बहुत खेत सूख गए हैं, दरार पड़ गई है। और एक छोटी फाल है हमारे यहाँ, जिससे 25-30 किसानों का खेत है, 500 एकड़ करीब, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। मैं इरिगेशन डिपार्ट से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह फाल में पानी नहीं जा रहा है, उस फाल को चालू करे और किसान के खेत तक पानी पहुँचे तो फसल बची रहे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अगस्त से बालाघाट सिवनी राज्यमार्ग पर टोल टैक्स शुरू कर दिया गया है। इस टोल टैक्स का कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने खुलकर विरोध किया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को पत्र लिखा और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग को बालाघाट सिवनी सड़क की वास्तविक स्थिति बताते हुए टोल टैक्स न लिए जाने की बात कही। पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पत्र में स्पष्ट रूप से लोक निर्माण मंत्री और प्रभारी मंत्री से आग्रह किया है कि बालाघाट सिवनी राज्यमार्ग सड़क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जनता पहले ही सड़क को लेकर बहुत अधिक परेशान और आक्रोशित है। उस पर प्रदेश शासन द्वारा टोल टैक्स लिए जाने की वजह से जनता का आक्रोश और अधिक बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बरसात के मौसम में सड़क का जन उद्धार नहीं हो सका है। बावजूद इसके जर्जर रोड पर लोग चलने को मजबूर हैं। इस दौरान टोल टैक्स वसूला जाना अनुचित प्रतीत होता है। मार्ग का दुरुस्तीकरण कर दिया जाए और बेहतर सड़क मिले तो लोग टोल टैक्स देने में परहेज नहीं करेंगे और न ही इसका विरोध करेंगे। लालबर्रा नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर धरपीवाड़ा से बहने वाली नहर में 13 अगस्त की सुबह लोग बेलगांव निवासी किसी व्यक्ति की नहर में डूबने से आशंका को लेकर उसकी खोज कर रहे थे। इस दौरान उन्हें धरपीवाड़ा निवासी बलराम रहांगडाले का शव मिल गया। जानकारी के अनुसार धरपीवाड़ा वार्ड नंबर 10 निवासी बलराम पिता काशीराम रहांगडाले उम्र 65 वर्ष का शव धरपीवाड़ा से गुजरी ढूटी नहर में मिला। मृतक बलराम रहांगडाले 13 अगस्त को प्रातः 8 बजे घर से खेत में कार्य करने के लिए निकले थे। मृतक के परिजन अजय रहांगडाले ने बताया कि सुबह घर में नाग पंचमी की पूजा अर्चना करने के उपरांत मृतक बलराम रहांगडाले सुबह 8 बजे खेत गए हुए थे। तभी कुछ समय पश्चात पड़ोसी से जानकारी मिली कि उनका शव नहर से प्राप्त हुआ है, जिसे हमारे द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। श्री रहांगडाले ने बताया कि बेलगांव का कोई व्यक्ति नहर में बह गया है, जिसकी तलाश नहर में की जा रही थी। उसी दौरान यह शव प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना पड़ोसी के माध्यम से प्राप्त हुई। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेलगांव के वार्ड नंबर 12 निवासी युवक भीवराव मानेसर 39 वर्षीय का शव लगभग 18 घंटों की मशक्कत के बाद 13 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे बेलगांव पुल से लगभग 100 मीटर दूर प्राप्त हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक भीवराव मानेसर बेलगांव ढूटी नहर में स्थित पुल पर अपने कुछ साथियों के साथ 12 अगस्त की शाम करीब 6 बजे बैठा हुआ था। उसी बीच अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वह पुल से नीचे गिर गया, जिसकी खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिलने पर बाद में पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन व ग्रामीण जनों द्वारा तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया। लगभग 18 घंटों की भारी मशक्कत व तलाशी के बाद बेलगांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर 13 अगस्त को प्रातः 12:30 बजे शव प्राप्त हुआ, जिसे ग्रामीणों व पुलिस प्रशासन की सहायता से बाहर निकाला गया। मुझे अब बेलगांव के द्वारा फोन आया कि सरपंच साहब, आपका दामाद बेलगांव से भीवराम मानेश्वर जी
पुल पे 8-10 लोग की टीम के साथ बैठे थे, अपना शाम का टाइम था। उसको अचानक बैलेंस ना बनने से पुल के ऊपर से नीचे गिर चुका। आप तत्काल तुरंत वो जो डूबा तो ऊपर आया नहीं, इसलिए आप फ़ौरन जगह पर पहुँचे। मैं तुरंत ग्राम पंचायत तमुल से फ़ौरन बेलगांव गार्डन नहर के ऊपर पहुँचा। तो वहाँ बताया गया कि सरपंच साहब आपका दामन अनबैलेंस होकर नीचे गिरा, तो वो ऊपर दोबारा आया नहीं। तो वहाँ से हम पुलिस प्रशासन को पहले जानकारी दिए, उसके बाद गणमान्य नागरिक रहे पूरे गांव ग्रामवासी। उसके बाद सर्चिंग चालू की कल शाम के 6 बजे से रात भर सर्चिंग चली पुलिस प्रशासन के साथ। आज दिन में अभी दिन के 12:30 बजे तक सर्चिंग चली, लेकिन 12:30 बजे करीब बेलगांव के 100 मीटर पुल के नीचे 100 मीटर करीब बॉडी फंसी हुई मिली, जो बॉडी को पुलिस बल के माध्यम से व ग्रामीण जन के माध्यम से बॉडी को निकाल कर मां के इलाज के लिए बालाघाट आई एक 23 वर्षीय युवती के साथ उसका पड़ोसी दुष्कर्म करके फरार हो गया। 11 अगस्त को दिन दहाड़े बालाघाट में यह घटना लालबर्रा की एक युवती के साथ घटित हुई। कोतवाली पुलिस ने इस युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पड़ोसी अमन मंसूरी वार्ड नंबर 2 लालबर्रा निवासी के विरुद्ध युवती को कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को युवती की मां की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन बालाघाट आने का कोई साधन नहीं था। तब इस युवती ने पड़ोस में रहने वाले अमन मंसूरे से मदद मांगी और उसकी मां को बालाघाट अस्पताल ले चलने के लिए बोली। अमन मंसूरी बालाघाट चलने के लिए तैयार हो गया। अमन मंसूरी इस युवती और उसकी मां को स्कूटी में बालाघाट अस्पताल लेकर आया। इस युवती ने बालाघाट अस्पताल में अपनी मां के इलाज के लिए नंबर लगाई थी। इस बीच अमन मंसूरी ने इस युवती को बालाघाट में अपना किराए का रूम दिखाने अपने साथ ले गया। यह युवती अमन मंसूरी के साथ उसके किराए के कमरे के अंदर चली गई। युवती के कमरे के अंदर आने के तुरंत बाद अमन ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उसने इस युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने इस 23 वर्षीय युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर पड़ोसी अमन मंसूरी वार्ड नंबर 2 लालबर्रा निवासी के विरुद्ध धारा 376, 442, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। नगरपालिका बालाघाट के लिए बकाया टैक्स वसूलना टेढ़ी खीर हो गई है। नगरपालिका का 11 करोड़ का टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली नहीं हो पाने के कारण नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नगरपालिका बालाघाट द्वारा बकाया टैक्स वसूल करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग करते हुए टैक्स वसूलने का प्रयास किया गया, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं निकले। नगरपालिका सीएमओ के द्वारा अपने अमले को निर्देशित करते हुए बताया गया कि जितने भी बकायादार हैं उनको बकाया टैक्स जमा करने के संबंध में जानकारी दें। आज राजस्व की एक समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें वसूली संबंधी, पीएम स्वनिधि संबंधी, इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सर्वे होने हैं, जो अभी लंबी सूची है, जो हितग्राही जिसमें मतलब अभी परेशान हो रहे हैं, उससे उन्हीं सभी कार्यों को लेकर उनकी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। और जिसमें विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी घटक और हमारे जो संपत्ति कर जलकर का जो बकाया मांग है, चालू मांग है, इसको लेकर भी सभी वार्ड प्रभारियों से बताया गया है कि वसूली पर ध्यान दें और जो मतलब बकाया मांग को नगर पालिका में आकर अपना संपत्ति कर जमा करके जलकर के रूप में जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर कुर्की की कार्रवाई करें। लोगों का कहना है कि बकाया टैक्स जमा होना या ना होना ये तो अलग बात है, इसके लिए नगर के विकास कार्य प्रभावित हो यह उचित नहीं है। नगर पालिका में पर्याप्त अमला है, इसके बावजूद भी अगर टैक्स जमा नहीं हो रहा है तो यह नगर पालिका की कमजोरी है। देखिए, नगर पालिका में 1000 के ऊपर कर्मचारी और 11 करोड़ की अगर आपका बकाया है तो कर्मचारी कर क्या रहे हैं? और ये जो करोड़ों का बकाया आ रहा है, ये बकाया तो चलते रहेगा और इसकी वसूली हो भी नहीं सकती। नगर पालिका में जो वसूली हो रही है, पहला उसका व्याख्या करना चाहिए कि ये वसूली कौन सी हो रही है। क्या नगर पालिका को नगर पालिका की जितनी शहर में दुकानदार किराएदार हैं वो पूरा पैसा जमा कर रहे हैं? नगर पालिका का जो टैक्स है, क्या वो पूरी राशि जमा हो रही है? और टैक्स लोग जो दे रहे हैं वो पुराना शहर बालाघाट का टैक्स जमा हो रहा है कि नया शहर बालाघाट का टैक्स जमा हो? क्या जैसे माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि जब तक आवक नहीं होगा तो हम लोग निर्माण नहीं करा सकते।
तो मैं माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी और जो प्रशासक बैठे भी हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि भाई आज ही प्रशासक नहीं बैठा है, आज से पहले भी प्रशासक बैठा था, लेकिन नगर पालिका में आवक जावक की बात करें तो टैक्स जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं आज शहर के अंदर, भाई निचले स्तर की बस्तियों में तो टैक्स दे ही रहे हैं लोग। आप उनको अगर से मीडिया के माध्यम से छान लो तो किसी घर में 1 साल का मिलेगा, किसी घर में 0 का मिलेगा। लेकिन ये जो बड़े शहर हैं, इनमें बड़े बड़े बकायेदार हैं, इनके पास इन लोग जा नहीं सक रहे हैं। इनको बुला करके यदि पूछें तो ये बड़े नेताओं के दबाव में आकर के उनसे टैक्स वसूल नहीं कर सक रहे हैं। तो कमजोरी पूरी नगर पालिका की बैठे हुए अधिकारियों की है। तो टैक्स मेरे ख्याल से तो प्राय सभी लोगों ने जो है ना वो करों का भुगतान कर दिए। कुछ ही लोग ऐसे बाकी होंगे जिनके टैक्स का भुगतान नहीं होगा। कई ऐसे मामले होंगे जो कई दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं, उनका समझौता होना चाहिए। उन लोग का पारिवारिक विवाद या कुछ चल रहा है तो टैक्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो उनका नगर पालिका उनसे समझौता करे कि आपके वो इतना बकाया, इतने पैसे में आपका प्रकरण का निराकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार की नगर पालिका अगर पहल करेंगी तो बहुत से पैसे आएंगे। इसके अलावा कई लोगों के घर में जलकर का नल कनेक्शन लगा हुआ था, वो कट गया है। नगर पालिका की डिमांड में उन लोग का नाम चल रहा है, लेकिन वास्तविक में उनके यहाँ पे नल नहीं है, तो पैसे पटाने आते नहीं। तो ऐसे जलकर वालों को भी बुला के उनका समझौता करना चाहिए कि आपके ऊपर इतने पैसे है, इतने पैसे आप तो जैसे कि बैंक वाले जिनको लोन देते हैं उनका समझौता करके निपटारा करते। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनसीसी कंपनी बालाघाट द्वारा वरिष्ठ स्तर से मिले निर्देश पर विगत 1 सप्ताह से लोगों में देशभक्ति के अलग जगाने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को एनसीसी कंपनी बालाघाट द्वारा नगर के हनुमान चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का सम्मान किया गया। 6 MP इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी बालाघाट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविचंद्र ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनसीसी बालाघाट द्वारा विगत 5 दिनों से रोजाना अलग अलग इवेंट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का सम्मान किया गया। वहीं इसके अगले चरण में शनिवार को फिट रन इंडिया का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, इस साल हमारा जो है 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी होके 75 साल हो गया है। ये जो है एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम चल रही है, ये जो ऊपर अपना प्राइम मिनिस्टर लेवल से आया हुआ हमारा पास। इसमें क्या है, पिछले 5-6 दिन से हम लोग अलग अलग इवेंट को हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। आज का जो इवेंट हमारा है, जो अपना पैट्रियाटिक पर्सनल जो फ्रीडम फाइटर है, उनको हमें रेस्पेक्ट करना है। इसी के लिए हमने क्या किया, वह स्टैचू क्लीनिंग किए थे। स्टैचू क्लीनिंग करने के बाद में आज उनको माला वगैरह लगाएंगे, इनको जो है हम अपना रेस्पेक्ट पे करेंगे। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हम क्या करेंगे, कल एक फिट इंडिया रन करवा रहे हैं। उसके बाद में कुछ सेमिनार वगैरह चल रहा है, वो फाइनली इसमें तक और भी कुछ कार्रवाई हम करते जाएंगे, आपको इंटीमेट करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर और लगातार वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे समय के बदलाव में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के बीच गलत धारणा और वैक्सीनेशन की उपलब्धता की वजह से अब भी जिले के भीतर 40% लोगों को कोविड का पहला डोज भी नहीं लग सका है। आपको बताएं कि जिले की कुल जनसंख्या लगभग 17 लाख से अधिक है, जिसमें 10 लाख लोगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। इन 10 लाख में केवल 6 लाख लोगों को ही कोविड का पहला डोज लगा है, वहीं दूसरा डोज केवल 1 लाख लोगों को ही लगा है। अब तक के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो करीब 7,912 हेल्थ वर्करों को पहला डोज, 6,711 हेल्थ वर्करों को दूसरा डोज के टीके लगे हैं। इसी तरह फ्रंटलाइन वर्करों को भी पूरी तरह दोनों डोज नहीं लग पाए हैं। 10,163 लोगों को पहला डोज और 8,551 लोगों को दूसरा डोज लगा है। इसमें सीनियर सिटीजन के आंकड़े तो और अधिक चौंकाने वाले हैं। 1,15,000 को पहला डोज की अपेक्षा सिर्फ 35,300 लोगों को दूसरा डोज लगा है। यह आंकड़ा जिले के कुल सीनियर सिटीजनों का केवल 35% है। 45 वर्ष से 59 वर्ष तक की उम्र के लोगों में 1,65,000 लोगों को पहला डोज, 49,000 लोगों को दूसरा डोज लगा है, जो केवल 30% है। वहीं 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र वालों में वैक्सीन लगाने वालों में लगभग 3,50,000 लोगों को पहला डोज
और 62,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। निश्चित ही इन आंकड़ों में 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र वालों की संख्या बेहतर है। जिले के भीतर लगभग 5 मई के बाद 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। इसके अनुसार जिन लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था उन्हें तो 30 दिन के अंतराल में दोनों डोज लग गए, लेकिन जिन्होंने कोविशील्ड का टीका लगवाया था उन्हें लगभग 90 दिन बाद मतलब अगस्त और सितंबर माह में वैक्सीन के दोनों डोज लगेंगे। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त से पूरे सितंबर माह के दौरान लगभग जिले के भीतर 2 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगनी है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग को आगामी दिनों में वरिष्ठ स्तर से वैक्सीन की व्यवस्था करवानी होगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलव के अनुसार जुलाई माह के अंत से लेकर वर्तमान समय तक ग्रामीण स्तर में मुख्य रूप से वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है। उसकी बड़ी वजह खेती के कार्य हैं, लेकिन आगामी दिनों में लोग थोड़ी जागरूकता दिखाएंगे तो सभी को समय पर पहला डोज और दूसरा डोज लग जाएगा। हमारे यहाँ जो है अभी तक जो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसमें 14,623 SCW, 18,714 FLW, 1,36,852 60+, 2,13,312 45 से 59 साल और 3,47,437 18 से 44 वाले और 2,817 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसा हमारे यहाँ अभी हम दोनों डोज मिलाएं तो 7,33,658 व्यक्तियों तो हमने फर्स्ट और सेकेंड डोज मिलाते लगाया हुआ है। आप तो फर्स्ट डोज लगाओ चाहे दूसरा डोज, दोनों डोज कंप्लीट है, उसके बाद भी हम जो बोलते हैं SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और हैंड सैनिटाइजर, ये तीनों चीज़ का आप तो अभी भी पालन करना है। फिलहाल आज की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।